हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, ईरान में लड़ाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है, यानी वॉर का राउंड 2 शुरू हो गया है। और ये मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है, मार्केट में सीज फायर प्राइस्ड इन है। तो क्या आने वाले दिनों में मार्केट में इस लड़ाई का इम्पैक्ट फिर हमें देखने को मिलेगा, और क्या है इसकी वर्स्ट केस सिचुएशन, इसी को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान में एक बार फिर लड़ाई शुरू होने के साइंस हमें दिख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर अपडेट्स हैं, आइए समझते हैं। तो यूएई में ऐसी खबरें हैं कि दोबारा से अटैक किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी जो यूएसए के साथ अलाइंड है। तो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है। फायर ब्रेक्स आउट एट फजूरा ऑयल हब आफ्टर ड्रोन स्ट्राइक्स। तो ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से यहाँ पर अटैक किए गए, और एक बार फिर ब्रेंट में हमें राइज देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट सिंस मई 2022। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सिर्फ 15% का जो ट्रैफिक है वहाँ से गुजर रहा है, और अभी भी इसको लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कौन उसे कंट्रोल करेगा। साथ में यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन की अनाउंसमेंट कर दी है, जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट का जोन बनता जा रहा है। सो ट्रम्प एस्कॉर्ट ऑप्ट फॉर स्ट्रैंडेड शिप्स थ्रू द स्ट्रेट, यानी कि जो भी शिप्स वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो अमेरिका कह रहा है कि हम उन्हें पार लेके जाएंगे, हम उन्हें सिक्योरिटी देंगे। ईरान फायर्स ड्रोन्स प्लस स्मॉल बोट्स एट यूएस नेवी, यूएस डिस्ट्रॉयज 6। तो ऑलरेडी उनके बीच में तनातनी शुरू हो गई, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लड़ाई दोबारा शुरू हो रही है। ट्रम्प वार्निंग एनी अटैक एंड ईरान विल बी ब्लोन ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। सीधा थ्रेट किया जा रहा है, और ईरान डर नहीं रहा है। इस जो भी सीज फायर हुआ था इतने दिनों का, इसमें दोनों ने अपने आप को रिबिल्ड किया, अपने जो आर्म्स मिसाइल्स की जो उन्होंने वहाँ पे और भी प्रोडक्शन बढ़ाया और उसे जमा किया, यानी कि दोनों एक्चुअली लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। और इन सब का जो ब्रॉडर इम्पैक्ट है क्या है, देखिए 20,000 सी फेयरर्स स्ट्रैंडेड ऑन 2,000 वेसल्स। वहाँ पर अभी भी शिप्स फंसे हुए हैं। ब्रेंट अप 50% सिंस द वॉर बिगेन ऑन February 28। तो हम 60 से 120 के आसपास करीब पहुंच चुके हैं। डेली ग्लोबल सप्लाई गैप 14.5 मिलियन बैरल्स। तो जितना ऑयल जाना था उससे कम वहां से सप्लाई हो रहा है, और दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमें दिख रहा है। हम जानते हैं कि यूएस में एक एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइंस को बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास अब जो है इतना महंगा फ्यूल खरीदने का पैसा नहीं है। ऐसे ही यूरोप में भी कई एयरलाइंस कह रहे हैं कि उन्हें अपने फ्लाइट्स को कट करना पड़ेगा, और इंडिया में भी हमें देखना है कि कब तक हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऑलरेडी एयरलाइन इंडस्ट्री में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसके बाद अगला नंबर फर्टिलाइजर और फूड सप्लाई का होने वाला है। बहुत बड़ा संकट आ सकता है अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होती है। सो अब हमारे देश में भी अगर आप देखें तो क्रूड की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि 35 to 40% यस क्रूड वहीं से आता है। लेकिन अब जो है ऐसी खबरें हैं कि वेनेजुएला और ब्राज़ील से भी जो है तेल मंगाया जा रहा है। 50% ऑफ प्री वॉर एलपीजी नीड सोर्स फ्रॉम द सेम कॉरिडोर। तो एलपीजी का एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, हम देख रहे हैं, इसके बारे में खबरें आ रही हैं। रिफाइनिंग थ्रूपुट ड्रॉप्स, इन्वेंट्री बफर्स थिनिंग फास्ट। तो कितने दिनों तक हमारा सप्लाई चलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो ऐसा कहते हैं कि अगर हम सारी चीज़ों को कंसीडर करें तो अगले 25-30 दिनों का रिजर्व फिलहाल हमारे पास बचा हुआ है, और इसका इम्पैक्ट कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि डीजल में 18 रुपीज़ पर लीटर का लॉस हो रहा है, यानी कि अगर ये लड़ाई और कुछ दिन चलती है
तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये कंपनीज लॉस नहीं लेंगी और रेट्स रिवाइज हो सकते हैं, और कुछ कंपनीज को फ़ायदा भी मिल रहा है, जैसा कि हम जानते हैं ओएनजीसी ऑयल इंडिया, इनको थोड़ा बहुत मार्जिनल बेनिफिट देखने को मिल रहा है, और ज़्यादातर कंपनी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, और उनका वो नुकसान अब जो उनके Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर विजिबल भी हो रहा है, और अगले क्वार्टर में और भी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। बीटी स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो नाउ, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कंपनी के रेवेन्यूज में, आइए इसको समझते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Q4 अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ जस्ट 10% ईयर ऑन ईयर, तो ईयर ऑन ईयर में सिर्फ 10% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 18% था पिछले क्वार्टर में और 15% था उससे पहले वाले क्वार्टर में, यानी कि Q2 में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट, जो हाई क्रूड प्राइस का इंपैक्ट कंपनी के रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, आपके हमारे जो फाइनेंसेस है उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर महीने 3000 से 6000 रुपये हमारे खर्चे बढ़े हैं, क्योंकि क्रूड की वजह से जो महंगाई बढ़ रही है उसका इंपैक्ट हमारी जेब पे भी पड़ रहा है। तो 60+ कंपनीज रिपोर्ट्स रिजल्ट टुडे, अगले 2-3 दिनों में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे और ये मार्केट्स के आगे के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। सो व्हाट दिस मीन्स, मार्जिन स्क्वीज फ्रॉम ऑयल प्लस रूपी नॉट येट प्राइस्ड इनटू निफ्टी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज रुपया 95 को पार कर चुका है, और जो कंपनीज बाहर से इंपोर्ट करती हैं और ज़्यादातर कंपनीज करती हैं उसको इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो क्रूड पे डिपेंडेंट है जिनकी अर्निंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दुगना नुकसान हमारी कंपनीज को पड़ेगा, और यही अगले क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगा। सो FY27 thesis hinges on speed of war resolution। दोस्तों, अभी तक जो है थोड़ी हालात नॉर्मल होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अगर ये लड़ाई जो कि ऑलरेडी शुरू हो गई है, अगर ये फर्दर एस्केलेशन होता है तो ये हमारे मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। तो क्या वो की फैक्टर्स हैं जो हमें हमारे मार्केट्स को वर्स्ट के सिचुएशन की तरफ ले जा सकते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा ऑफ कोर्स वो ईरान वॉर का होगा, और ईरान वॉर राउंड 2 ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। साथ में एक चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, और वो है टैरिफ्स। सेक्शन 301 के अंतर्गत में ट्रंप अब नए टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फार्मा और आईटी दोनों शामिल हो सकते हैं। तो उस पर हमें वॉच बना के रखनी है, और अगर वॉर बढ़ेगा, क्रूड बढ़ेगा, तो यील्ड्स जो है आगे ऊपर जाएंगे, यानी कि बैंक्स के लॉसेस बढ़ते जाएंगे, और 30 to 35% वेटेज
ब्रॉडर इंडाइसेस में बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के होते हैं। और बड़े मैक्रो ट्रिगर्स क्या है? तो सबसे बड़ी बात कि अगर ईरान इस लड़ाई को आगे और बढ़ाता है, जो कि हमें दिख रहा है होता हुआ, तो ब्रेंट अब 130 के ऊपर जा सकता है। ऑलरेडी हमने 120 से का लेवल देख चुके हैं कई बार। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये जो प्राइस है जो हमें दिखता है, जो ट्रेडिंग प्राइस हमें दिखता है, दरअसल वो एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो पेपर प्राइस है, यानी कि जो ट्रेडर जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनका प्राइस है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फिजिकल क्रूड है वो बाजार में $150 का बिक रहा है, और ये तो ट्रेडर का प्राइस है, यानी कि हम और आप ट्रेडिंग कर लिया, थोड़ा प्रॉफिट कमा लिया, उसका प्राइस है। एक्चुअल सिचुएशन कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इससे बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो अगर हम $150 पर खरीद रहे हैं क्रूड, तो बेशक हमें ये प्राइस अगर दिखे तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम कितना पैसा दे रहे हैं क्रूड खरीदने के लिए। तो दूसरा जो इम्पैक्ट है, जो बड़ा मैक्रो ट्रिगर है जो हमें इम्पैक्ट कर सकता है, वो 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड अगर 5% से ऊपर जाता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारे बॉन्ड यील्ड पर, वो भी 8% की तरफ जाएंगे। और जो फाइनल झटका होगा वो है एआई बबल करेक्ट। अभी तक एआई की स्टोरी हमें ठीक ठाक लग रही है, लेकिन अगर कोई भी एक कंपनी आकर नेगेटिव स्टेटमेंट दे देती है, खास करके एनवीडिया जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो फिर एआई की स्टोरी भी खत्म हो सकती है, और ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन फिलहाल हमारे स्पेशली इंडियन मार्केट्स के लिए सेक्शन 301 इस पर हमें नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि ये फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी पर फ्रेश टैरिफ्स लगा सकता है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स मार्केट में प्ले आउट होते हैं तो हमें फिर 18,500 से 19,500 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए अगले एक साल में, क्योंकि इनमें से हर एक फैक्टर हमारी इंडियन कंपनीज के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा, उनके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा, और हमारी इकॉनमी को भी इम्पैक्ट करेगा। और अगर इन फैक्टर्स में हमें वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं देखने को मिलता है तो कुछ टाइम के लिए हम अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें पूछना है कि हमारी कंपनीज, हमारी इंडियन कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ग्रोथ कब दिखाएंगे, क्योंकि जब तक ग्रोथ पर क्वेश्चन मार्क बना होगा तब तक हमें मार्केट में सस्टेनेबल हायर लेवल्स को देखने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगले 60 दिनों में कौन से वो बड़े ट्रिगर्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं? तो पहला, मई 5 यानी कि आज और मई 8 ये 2-3 दिनों तक सेक्शन 301 की हियरिंग होगी, जिसमें जो उन कंट्रीज़ के उन कंपनीज़ को चार्जशीट किया जाएगा जो कई तरीके से यूएस के लॉज को वायलेट करते हैं, जैसे कि जो एक्स्ट्रा आवर्स काम कराते हैं बिना पेमेंट के, या ओवर कैपेसिटी करते हैं, या डंपिंग करते हैं, उससे रिलेटेड। तो इसमें अगर एडवर्स रूलिंग आती है तो ये हमारे आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है दोस्तों, लेकिन मार्केट में अभी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मई 15 अगर देखें तो नए फेड के चेयरमैन आएंगे, और वो क्या करते हैं? क्या वो रेट्स को बढ़ाने की बात करते हैं? क्या वो फेड की बैलेंस शीट को घटाने की बात करते हैं? वो क्या बोलते हैं, इस पर मार्केट का मूड डिसाइड करेगा। अगर वो नेगेटिव बातें बोलते हैं तो ये बुरी तरीके से मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, बड़ा झटका बाजारों को दे सकता है। तो देखना है कि वो क्या कहते हैं। बाय द वे, वो प्रो एआई हैं, यानी कि वो कहते हैं कि एआई को हम ग्रो कराएंगे तो यूएस की इकॉनमी बढ़ेगी, लेकिन ही इज़ अ नोन हॉक, यानी कि वो इसके फेवर में है कि फेड की बैलेंस शीट को रिड्यूस करना है, यानी कि इजी मनी के फेवर में वो नहीं है। तो मार्केट उनसे थोड़ा डरता है। इसके बाद जो है तीसरा ट्रिगर ये है कि वहाँ का जो हाउस है वो ईरान वॉर को लेकर क्या कहते हैं, क्या ईरान वॉर पे रोक लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। तो ये भी मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा बड़े लेवल पे। एनवीडिया की अर्निंग, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो एआई स्टॉक्स के फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। तो पहला,
वॉट्स जो नए फेड चेयरमैन हैं वो एआई को लेकर क्या कहते हैं, और दूसरा एनवीडिया के रिजल्ट्स वो क्या कहते हैं। एआई बबल वर्डिक्ट ग्लोबल टेक बीटा। तो एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जिसे हर एआई की कंपनीज डील करती है, और ये कंपनी जो कहेगी वही एआई का जो है असली सच होगा। तो हमें वेट करना है और उनके रिजल्ट्स को देखना है। और जुलाई 24 सेक्शन 122 एक्सपायर्स, सेक्शन 301 लाइकली एक्टिवेट्स। तो जो अभी टैरिफ्स लगे हुए हैं उसकी एक्सपायरी की डेट ये है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या सेक्शन 301 लगाया जाता है, उसे एक्सटेंड किया जाता है, तो ट्रम्प क्या करेंगे इसको हमें देखना है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगले 60 दिनों में कई ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जो मार्केट में ह्यूज वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें इन खबरों पर नज़र बनाए रखनी है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि क्या क्लूज हमें मिल रहे हैं। तो आज 5 मई है और हम 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल रहे। हालांकि एक वक्त पर हमें देखने को मिल रहा था कि बाज़ार में भारी गिरावट हमें दिख रही थी और निफ्टी 200 पॉइंट तक डाउन हो गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों में, अगर 22 अप्रैल जब से ये मार्केट हाई बना के नियरेस्ट हाई बनाकर गिरना शुरू हुआ है, करीब करीब ये हमने 500 पॉइंट से ज़्यादा लूज़ कर दिए हैं। और इसी दौरान अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर कितना ओपन इंटरेस्ट हमने ऐड किया तो लगभग 1.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, यानी कि गिरते मार्केट में 1,30,000 से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई ऐड हुआ। तो ये क्या बता रहा है, मार्केट गिर रहा है, ओआई बढ़ रहा है, तो शॉर्ट पोजीशंस बाज़ारों में बनती हुई दिख रही हैं। और एफआईआईज के भी हमें इंडेक्स शॉर्ट्स जो हैं हाई लेवल पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट्स बन रहे हैं। अब अगर ऑप्शंस मार्केट में देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉल की आईवीज बढ़ी हैं, पुट की आईवीज हल्की घटी हैं, यानी कि आज थोड़ा मार्केट चूँकि वॉलेटाइल था, काफ़ी ज़्यादा गिरा, फिर थोड़ा रिकवर किया। सो थोड़ा ऐसा लगता है कि पोजीशंस की चर्निंग हुई है, दोनों तरफ की पोजीशंस घटी हैं ऐसा लगता है ऑप्शंस मार्केट में। और इसी का इम्पैक्ट है कि पुट कॉल रेशियो में भी राइज हमें देखने को मिला है, हालांकि परसों के लेवल से अभी भी डाउन है। विक्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। और अगर हम प्रीमियम्स की बात करें तो अभी भी प्रीमियम्स काफ़ी लो चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले 139 था फ्यूचर्स का प्रीमियम, वो घट के 95 हो गया, यानी कि कल से तो बढ़ा है लेकिन ओवरऑल जितना प्रीमियम कमांड करना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, यानी कि सेलिंग का प्रेशर फ्यूचर्स मार्केट में क्लियर कट दिख रहा है। नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम में हल्का राइज देखने को मिला है। वॉल्यूम एवरेज से मैं कहूँगा थोड़ा कम है। आप देख सकते हैं कि लगातार हाई टर्नओवर हमें निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी मैं कहूँगा उतना बुरा नहीं था जितना बाज़ारों में आज पैनिक हमें देखने को मिला। और कल के दिन एफआईआईज ने फिर इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन बढ़ाई है। तो ये डेटा देखकर हमें क्या लग रहा है, इसको हम समराइज़ कैसे करें। समराइज़ अगर हम करने की कोशिश करें तो हमें वही देखने को मिल रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस है वो बेरिश साइड पर बन रही हैं। ऑप्शंस मार्केट में रिलेटिवली बेटर पोजीशन हमें देखने को मिल रही है क्योंकि वहाँ पर रिटेल वाले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लोज मिल रहे हैं। तो चार्ट में अगर हम देखें पिछले 6-7 दिनों से मार्केट्स एक लेवल पर कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट का नियर टर्म टॉप 24,400 के आसपास है। इसको हमने आपसे बहुत पहले ही शेयर कर दिया था। जब यहाँ से रिकवरी शुरू हुई थी तो हमने कहा था कि मार्केट्स
इन दोनों लेवल के बीच में ही टाइम स्पेंड करने वाले हैं कुछ टाइम, यानी कि 24,400 और 23,300, और लगभग वैसा ही होता हुआ हमें दिखा, सिर्फ एक दिन इसने उस लेवल को ब्रीच किया। अब जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है, तो जब भी ऐसे मार्केट गिरता है, गिरने के बाद ऑब्वियसली एक टेक्निकल बाउंस हमें देखने को मिलता है, और इसके बाद जब ये ऐसे टाइम स्पेंड करता है तो इसका क्या मतलब होता है। इसको अगर हम समझें कि कभी भी मार्केट जब ऊपर जाता है और ऐसा पैटर्न बनाता है, ये दरअसल एक पॉज बिफोर फर्दर फॉल होता है। तो नीचे गिरने से पहले ये इस तरीके का पैटर्न नॉर्मली बनाता है। ये एक मार्केट का बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि वो दोबारा से न्यू हाइज की तरफ नहीं जा रहा है और वो नीचे गिरने की तैयारी कर रहा है। इस पैटर्न का ये मतलब होता है। तो फिलहाल के लिए अभी ये यहाँ पे थोड़ा और भी कुछ दिन स्पेंड कर सकता है, लेकिन अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में इसको डिसाइड करना है कि इसे ऊपर जाना है या इसे नीचे जाना है। मोस्ट लाइकली ये नीचे जाएगा, लेकिन हमारा जो लेवल जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 23,965 ये की लेवल है। इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करना है, तभी हमें शॉर्ट साइड पे जाना है। तो क्या अभी हमें शॉर्ट करना चाहिए? मैं इतनी जल्दीबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है और आज का डेटा हमेशा थोड़ा ट्रिकी होता है। तो कल के दिन मिलते हैं और कल फ्रेश डेटा जब आता है तब देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तब तक ईरान के फ्रंट में भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस लेवल को ध्यान में रखिए। अगर आप लॉन्ग हैं तो इसको टूटते ही पोजीशंस को एग्जिट हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड का रिस्क ज़्यादा है, अपसाइड के चांसेस अभी तक कम दिख रहे हैं और डेटा भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।